हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने बोला था कि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य समाप्त करेंगे और हिंदी साहित्य का हमारा ये 9वां पार्ट है। इसके पहले हमने 8 पार्ट बना दिए, 8 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा नाम से प्ले लिस्ट, और वहाँ पर जाकर के आप एक क्रम में वीडियो लगी हुई है उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 9वां पार्ट लेकर के आ चुके हैं। उसके पहले बता दें कि जो हिंदी है, संपूर्ण हिंदी की क्लास हम अपने दूसरे चैनल पर चला रहे हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और जाइए उस चैनल के प्ले लिस्ट में, जहां पर आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, और जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, जिसपे हमने वर्णमाला और शब्द पूरा समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं 9वां पार्ट। 9वां पार्ट कौन सा होगा? हमारा नाथ साहित्य। क्या हमने देखिए रास साहित्य, रासो साहित्य और सिद्ध साहित्य देख लेते थे। आज हम देखते हैं नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य के बारे में देखेंगे और इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से विधिवत तरीके से ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नाथ साहित्य है क्या दोस्तों? नाथ साहित्य क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए आदिकाल में भगवान शिव के, क्या आदिकाल में भगवान शिव के उपासक, ठीक है, उपासक कवियों द्वारा जन भाषा यानी लोगों की भाषा में जिस साहित्य की रचना की गई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता। हम कह सकते हैं कि जो नाथ साहित्य वो शैव उपासक है, मतलब शिव के उपासक थे। किसके? शिव जी के उपासक थे। ठीक है, अब देखिए इनके काल के बारे में जब बात करते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, वो नाथों का काल क्या मानते हैं? 12वीं ईस्वी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक ना, मतलब 12वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, तो याद रख लेंगे इनका। अगर काल पूछते हैं, कार्यकाल पूछते हैं, समय काल पूछते हैं, तो आप बता देना 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, अब देखिए राहुल सांस्कृत्यायन जी क्या कहते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का कथन क्या है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है? तो किसने माना है दोस्तों? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अगला देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को, ठीक है, जो नाथ पंथ है दोस्तों, इसको अवधूत संप्रदाय, ठीक है, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग या फिर सिद्ध मत, बहुत सारे नामों से इन्होंने इसको पुकारा है या फिर कहा है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। इनके अनेक नाम किसने दिए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अब देखिए अगले विद्वान कौन से हैं? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। देखिए ये क्या बोलते हैं नाथों के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि नाथों की जो भाषा है कुछ कर्कश, देखिए कर्कश क्या होती है? जो थोड़ी सी चुभती है ना, जैसे खड़ी बोली टाइप की ना, तो क्या होती है? सुनने में थोड़ी सी कर्कश होती है। ठीक है, तो कर्कश व फक्कड़ी। तो फक्कड़ी क्या होता है दोस्तों? जो बाहर रहते हैं, जिनसे घर से कोई मतलब नहीं होता ना, तो वो ऐसी मतलब फक्कड़ी भाषा है जिसे सपाट बयानी कहते हैं। सपाट बयानी एकदम सीधा कहने वाले। ठीक, तो नाथों की कुछ भाषा कुछ कर्कश है ना, वह फक्कड़ी भाषा है तथा जिसमें सपाट बयानी है। तो ये किसने कहा है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं नाथों की संख्या की दोस्तों। तो अब सबसे पहले नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का दोस्तों। तो ये क्या मानते हैं? नाथों की संख्या कितनी है? 9। वैसे एक्चुअल भी 9 ही है। ठीक है, मगर कुछ लोगों के मत अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखिए राहुल सांकृत्यायन क्या मानते हैं कि गोरक्ष सिद्धांत है संग्रह में 9 प्रवर्तकों को निम्नलिखित नाम गिनाए गए। देखिए जो आपका गोरक्ष सिद्धांत है उसमें जो है 9 प्रवर्तक हैं। किसके? नाथ संप्रदाय के दोस्तों, और उनके 9 नाम हम देखने वाले हैं। देखिए पहला याद रखिए, ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है दोस्तों, और ये क्या है? इसे मत साबित नहीं है, मतलब इसको हम सही नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए पहले नागार्जुन हैं, जड़ भरत दूसरे, तीसरे हरिश्चंद्र हैं, चौथे सत्यनाथ हो गए, पांचवें भीमनाथ हो गए, और छठे कौन हो गए? गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ। ठीक, गोरक्षनाथ को ही गोरखनाथ कहा जाता था ना। 7वें हो गए चरपटनाथ, और 8वें हो गए जलंधर नाथ, और 9वें हो गए मलयार्जुन। ठीक, तो ये थे किसके अनुसार दोस्तों? राहुल के अनुसार ना, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 9 नाथ थे। ठीक है, वहीं जो जिसको ज्यादा मत प्राप्त है दोस्तों, जो कि ठीक है, जिसको ज्यादा साहित्य में वो मिला है, मत मिला है, तो कौन से किसके अनुसार है? राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो 9 नाथ है दोस्तों, उनके नाम हम देखते हैं। देखिए आदिनाथ जिन्हें शिव जी मानते हैं ऋषि, ये स्वयं शिव जी थे। ठीक है, पहला होगा। दूसरा है मत्स्येंद्र नाथ, तीसरा है गोरखनाथ, और चौथा गाहिड़ीनाथ, और पांचवा क्या है? चरपटनाथ,
और छठा क्या है चौरंगी नाथ, और सातवां ज्वालेंद्र नाथ, और आठवां भरतनाथ, और नौवां क्या है गोपी चंद नाथ। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपको ये वाले बताना है, क्योंकि ये सर्वाधिक क्या है सिद्ध है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके अनुसार है, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हमने दोनों के बारे में देख लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कुछ जो पॉइंट है दोस्तों जिनको याद रखना आपको। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि आदिनाथ के परवर्ती संतों को शिव माना गया। किसको, जो आदिनाथ के परवर्ती संत है दोस्तों उनको क्या माना गया है, शिव माना गया है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। और देखिए मत्स्येंद्र नाथ जो है, मत्स्येंद्र नाथ को मीन नाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। किसको, मत्स्येंद्र जो नाथ है दोस्तों उनको मीन नाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कौन, मत्स्येंद्र नाथ दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और जो चरपट नाथ थे दोस्तों उनका पूर्व नाम क्या था, चक्रानंद। क्या नाम था चरपट नाथ का, चक्रानंद के नाम से भी वो जाने जाते थे। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे चौरंगी नाथ की, तो दोस्तों चौरंगी नाथ जो थे वो गोरखनाथ के क्या थे, शिष्य थे। याद रख लेंगे कि चौरंगी नाथ गोरखनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे। कि कौन, चौरंगी नाथ को पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता था। और चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे, गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। अगला देखते हैं, नाथों में रसायनी नागार्जुन कहा माना गया है। अगर पूछ लें कि नाथों में रसायनी किसको माना गया दोस्तों, तो नागार्जुन को नाथों में रसायनी माना गया। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, विष्णु शर्मा। क्या, विष्णु शर्मा के नाम से मत्स्येंद्र का जो मत्स्येंद्र नाथ थे दोस्तों इनका रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णु शर्मा माना जाता है। ठीक है, और इसकी द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, ज्ञान निर्णय। क्या रचना थी मत्स्येंद्र नाथ की, ज्ञान निर्णय। का संपादन किसने किया, तो प्रबोध चंद्र बागाची ने। किसने, प्रबोध चंद्र बागाची ने किसका किया है, जो मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तक थी क्या नाम था, ज्ञान निर्णय दोस्तों, इसका प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या थी। तो आपको बता दें, जो नारी निंदा सबसे पहले साहित्य में कहां मिलती, तो नाथ साहित्य में ही नारी निंदा का अवलोकन किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि नारी निंदा का सर्वप्रथम किस साहित्य में उपयोग हुआ या प्रयोग किया गया या फिर मिलता है, ठीक है, तो कहां पर मिलता है, नाथ साहित्य में। और देखिए इसमें मनोविकारों को, काम, मोह, क्रोध, है ना, लोभ, ये क्या थे, 5 मनोविकार थे, तो उनकी निंदा की गई है। किसमें, नाथ साहित्य में दोस्तों। और बात कर लें नाथ साहित्य की, तो नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया। किस पर दोस्तों, ज्ञान और निष्ठा पर दोस्तों विशेष बल दिया गया। किसमें, तो नाथ साहित्य में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि गुरु को ईश्वर के तुलना में उच्च स्थान सर्वप्रथम नाथ साहित्य में ही दिया गया। आपने कबीर का दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो इसमें क्या है कि गुरु को दर्जा क्या ऊपर दिया गया था, सबसे ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया, उसके बाद भगवान को ना। तो वही चीज सबसे पहले की शुरुआत कहां हुई थी, सबसे पहले कबीरदास ने नहीं किया था, वो नाथ साहित्य से ही चला आया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान कहां पे शुरू हुआ था, कहां पे देना शुरू हुआ था, नाथ साहित्य में ही शुरू हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं गोरखनाथ के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मेन है। ठीक है, अब देखिए गोरखनाथ का अगर इतिहास काल देखते हैं तो इनका काल देखते हैं कि इनका काल क्या था। तो राहुल संस्कृतायन के अनुसार 845 ईस्वी के लगभग माना गया। ठीक है, राहुल संस्कृतायन के अनुसार। और अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी तो 9वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, और पीताम्बर दत्त बटथलवाल दोस्तों कितना मानते हैं, 11वीं शताब्दी। और वहीं जो सबसे सर्वमान्य मत है दोस्तों वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। कितना है, 13वीं शताब्दी। और यही क्या है, सर्वमान। अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए किसी के अनुसार नहीं पूछा था, अगर पूछे राहुल संस्कृतायन के अनुसार तो 845 के लगभग बता देना, हजारी प्रसाद के अनुसार पूछे 9वीं बता देना। अगर वो पूछ ले कि सर्वमान ऐसे ही पूछ ले तो आपको ये वाला बताना 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए इनकी रचनाएं कितनी थी, तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कृतायन कितने मानते, 40 रचनाएं। ठीक है, और वहीं पीताम्बर दत्त बटथलवाल कितने मानते हैं, 14 मानते हैं। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। और इनके गुरु कौन से थे, तो मत्स्येंद्र नाथ थे। क्या गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि नाथ में
जो 60 चक्रों वाला योग मार्ग तथा हठ योग साधना प्रणाली किसकी देन है, तो वो गोरखनाथ ने ही शुरू की थी। ठीक है, दूसरी चीज कि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मिश्रबंध ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्रबंधु ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो गोरखनाथ जी को। ठीक है, अब देखिए इनके अगर समकालीन की बात करते हैं किसके समय में थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसके समय समकालीन मानते हैं गोरखनाथ को दोस्तों। वो कहते हैं कि गोरखनाथ किसके समकालीन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। और देखिए महाराष्ट्र के एक संत थे ज्ञानदेव, स्वयं को गोरखनाथ का शिष्य परंपरा को मानते थे। ठीक है, ये कहते थे हम स्वयं को क्या मानते हैं, गोरखनाथ के शिष्य परंपरा को। ठीक है, अब देखिए राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार इनका जन्म कहां माना था गोरखनाथ का, तो राहुल संस्कृत्यायन मानते हैं कि पंजाब में जो कांगड़ा है दोस्तों स्थान, वहां पर इनका जन्म हुआ। मगर जो अन्य लोग हैं, अन्य विद्वान हैं, वो इनका जन्म स्थान कहां मानते हैं, प्रयागराज मानते हैं। ठीक है, इनकी भाषा की बात करते हैं तो सधुखड़ी थी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। अब देखिए वही डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल क्या बोलते हैं, वो कहते हैं गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर, देखिए जो ये पीताम्बर थे दोस्तों, इन्होंने गोरखनाथ के जो 14 ग्रंथ मिले थे प्रमाणिक मानकर उनका संपादन किसमें कर दिया, गोरखबानी में। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, गोरखबानी में संपादन कर दिया 14 ग्रंथों को। कब किया था, 1942 में कर दिया। ठीक है, अब देखिए 14 ग्रंथ हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले आ गया तो ये कोई भी दिक्कत नहीं, तो ये इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये गोरखनाथ के बारे में क्या कहते हैं कि गोरखनाथ ने विभिन्न शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की, गोरखनाथ ने। किसके अनुसार दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। जो हमने बोला था कि गोरखबानी में 14 ग्रंथों का प्रमाणिक मिलता है दोस्तों, तो 14 ग्रंथ कौन कौन से, तो ये याद रख लीजिएगा। देखिए कौन कौन से हैं, शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्य दर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवय बोध और छठा आत्मबोध, सातवां क्या है, अभय मात्रा योग, और आठवां कौन सा है, 15 तिथ, और 9वां कौन सा है, सप्तवार। क्या, सप्तवार। उसके बाद देखते हैं 10वां कौन सा है, मछेंद्र गोरखपोध, और 11वां कौन सा है, रोमावली, और 12वां कौन सा है, ज्ञान तिलक, और 13वां कौन सा है, ज्ञान चौतीसा, और 14वां कौन सा है, पंचमात्रा। दोस्तों इन 14 ग्रंथों का आपके गोरखबानी में वर्णन किया गया। देखिए तुलसीदास ने इनके बारे में क्या बताया है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, है ना। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने देख लिया किसके बारे में, आपके इस समुदाय के बारे में। ठीक, तो ये चीज वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और हम आपको बता दें कि जो हमारा नया चैनल है उस पर हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने वर्णमाला पढ़ा दिया है, शब्द हमारा स्टार्ट है। तो चलिए हम बताते हैं किस प्रकार आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो देखिए आप अपने YouTube चैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो सर्च करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जाकर के आप ज्ञान एजुकेशन RBL सर्च करेंगे। देखिए इस तरह से आपको सर्च कर लेना है, ये ज्ञान एजुकेशन RBL लिख करके जैसे आप सर्च करते देखिए ये खुल जाएगा पेज। ठीक है, ये खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाल को आपको दबा देना है और इससे भी आप प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इस पर आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये पूरा चैनल खुल जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको कहाँ जाना है, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। देखिए संपूर्ण हिंदी न्यू बैचेस, तो इस पर जा करके आप देखिए, इस पर खोलते अभी 13 वीडियो है, ये बढ़ते रहेंगे लगातार। देखिए वर्णमाला पूरा हमने 6 पार्ट में समाप्त किया है और आपका चल रहा है क्या, वर्ण विचार। तो वर्ण के बारे में देखिए हमने अभी बताया है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का बनाया है, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। अब ये लगातार वीडियो आपकी यहाँ बढ़ती रहेंगे, संपूर्ण हिंदी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप आएंगे तो हिंदी साहित्य के भी कुछ वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल के। इसके अलावा देखिए हमने एक पढ़ाया है क्या, आपका करंट अफेयर का। ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चन और 1 घंटे से कम में। तो चलिए जाइए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।